Hello guys, good afternoon. Myself Vinod Kumar Yadav. I welcome all of you in my online classes of medical surgical nursing. As we all know, we are discussing the ENT in BSc Nursing third year, in which year is completed. We discuss in the year about external year, middle year and internal year. All the related diseases of year in which internal, external, middle year included are completed. Now we are going towards the nose. In the nose, some diseases like rhinitis, rhinosinusitis, these diseases are already discussed in second year. So we left them and we discuss a new disease that is not in second year. So as we all know, in the summer vacations, in the summer, you may see your family members, your relatives, your friends. Sometimes the nose bleeds. मतलब गर्मियों के अंदर, मोस्ट कॉमनली गर्मियों के अंदर ऐसा देखा जाता है, हो कभी भी सकता है, लेकिन गर्मियों में ऐसा माना जाता है अपने कि नाक से खून आता है. तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है या वो कंडीशन कौन सी होती है, तो आज अपन उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो उस कंडीशन को बोलते हैं अपन एपिस्टेक्सिस. क्या बोला जाता है? जब नोज़ ब्लीड करता है या नाक से खून आना चालू हो जाता है तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? एपिस्टेक्सिस. अभी क्यों होता है ऐसा, क्या रीज़न हो सकता है या ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है? तो इसके लिए एक डायग्राम है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा. ये देखो, इस डायग्राम में क्या है, आर्टीरियल सप्लाई बताई गई है नोज के आसपास की एरियाज़ की. तो इसमें सबसे पहले एंटीरियर इथेमोइडल आर्टरी, इथेमोइड, स्पिनोइड, ये सब जो अपने साइनस होते हैं उनके नाम के बेसिस पे उनको सप्लाई करने वाली आर्टरीज होती हैं. इथेमोइड आर्टरी जो कि एंटीरियर और पोस्टीरियर दो ब्रांचेज होती हैं, जो कि इसके ऊपर से जो ऑप्थेल्मिक आर्टरी जारी होती है, ऑप्थेल्मिक आर्टरी होती है, उसकी ब्रांचेज होती है. और ये ऑप्थेल्मिक आर्टरी कहाँ से, जो अपनी कैरोटिड जो आर्टरी होती है उसकी ब्रांच होती है. कैरोटिड आर्टरी से ऑप्थेल्मिक आर्टरी जो कि आइज़ को सप्लाई कर रही होती है, और उसकी ब्रांचेज होती हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर इथेमोइडल आर्टरीज. इसके अलावा जो स्पिनोइडल आर्टरी होती है, स्पिनो पैलेटाइन आर्टरी, कौन सी? स्पिनो पैलेटाइन आर्टरी, जो कि यहाँ पे होती है, ये वाली. ये दोनों आर्टरीज मिलके एक पॉइंट बनाती है जहाँ पे इनकी बहुत सारी ब्रांचेज एक दूसरे से के कनेक्ट में रहती हैं, जुड़ी हुई रहती हैं. तो उस पॉइंट को क्या बोला जाता है? काइसलबैक प्लेक्सस. काइसलबैक प्लेक्सस, उस प्लेक्सस जो कि डायरेक्टली एयर के कांटेक्ट में होता है, नाक के थ्रू जो अपन एयर लेते हैं उसके कांटेक्ट में रहता है ये पॉइंट. इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा नोज ब्लीड होने के चांसेस होते हैं. वैसे होने को तो पीछे की साइड भी हो सकता है, पर वो कम होता है. इस बेसिस पे इसको एपिस्टेक्सिस को दो पार्ट्स में भी डिवाइड किया गया है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर. तो अपनी जो आर्टीरियल सप्लाई होती है नोज के नियर बाई ऑर्गन्स में, उसमें इथेमोइडल एंटीरियर, पोस्टीरियर इथेमोइडल और स्पिनोपेलेटाइन जो आर्टरी होती है, उस आर्टरीज, वो सारी आर्टरीज मिलकर एक पॉइंट बनाती हैं जिसको बोला जाता है काइसलबैक प्लेक्सस. इस प्लेक्सस या इस पॉइंट के ऊपर क्या होता है, चांसेज होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा नोज ब्लीड होने के या एपिस्टेक्सिस होने के. तो इस पॉइंट को प्रोन माना गया मोस्ट कॉमनली. तो क्या होता है कॉमनली, जब हाइपरटेंशन की कंडीशन हो जाए या कोई ड्रग्स के इफ़ेक्ट की वजह से, या फिर जैसा अपन जनरली मानते हैं कि ज़्यादा गर्मी हो जाती है, गर्मी ज़्यादा होती है तो नोज ब्लीड करता है, तो वो बहुत रेयर कंडीशन में ऐसा होता है कि जो एयर जाती है वो इरिटेट करती है इन आर्टरीज को, और इस इरिटेशन की वजह से बहुत स्मॉल आर्टरीज होती हैं, कैपिलरीज, और बहुत स्मॉल जो आर्टरीज होती हैं वो आर्टरीज में भी रप्चर हो सकती हैं. पर और बहुत सारे कोजेज हैं, कोजेज की अपन आके बात करेंगे. किसी भी कोज की वजह से अगर ये आर्टरीज रप्चर हो जाती हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, नोज से ब्लीडिंग आना चालू हो जाता है. पर समटाइम्स पीछे कोई और रीज़न हुआ जिसकी वजह से पोस्टीरियरली भी क्या होता है, नोज ब्लीड करना
चालू कर देता है। उसका पता अपने को नहीं चलता, लेकिन उसकी वजह से सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। इसकी वजह से जो ब्लड होगा वो पीछे की तरफ ही जाएगा, वो ब्लड आगे की तरफ नहीं आएगा। तो वो भी एक टाइप होता है नोज़ ब्लीड का। तो नोज़ ब्लीड कितने तरीके का हो सकता है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। दो तरह से नोज़ ब्लीड हो सकता है। एंटीरियर में जो काइसेलबैक प्लेक्सस होता है, यहाँ पे आर्टरीज के रप्चर हो जाने की वजह से, और पोस्टीरियर में पीछे के आर्टरीज रप्चर हो जाने की वजह से, कोई भी आर्टरी किसी भी रीजन की वजह से, कोई ट्रॉमा की वजह से, किसी हाइपरटेंशन, कोई पेशेंट है उसको हाइपरटेंशन उसकी वजह से, या और भी कोई फैक्टर, जिस कोई ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से, उनकी वजह से हो जाता है, तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, एपिस्टेक्सिस या नोज़ ब्लीड। तो ए नोज, इसकी डेफिनेशन देखें, ए नोज ब्लीड ऑल्सो नोन एज एपिस्टेक्सिस, is bleeding from the nose. Blood can also flow down into the stomach and cause nausea and vomiting. Flow down into stomach कैसे, पोस्टीरियर जो होगा, पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस होता है, उसमें थ्रू द आपके जो जीआई ट्रैक्ट है उसके अंदर भी ब्लड जा सकता है, तो वो स्टमक में जा सकता है और उसकी वजह से नोजिया एंड वोमिटिंग कोज हो सकती है। और जो मोस्ट सीवियर के ब्लड में कम आउट फ्रॉम द बोथ नोस्ट्रिल्स, मोस्ट कॉमनली ये एक ही नाक से खून आता है। आपने सब ने एक्सपीरियंस किया होगा लगभग अपनी लाइफ में, तो एक ही नाक से आता है। पर जब ज़्यादा ही सीवियर केसेज है या ज़्यादा ही उनमें वो आर्टरीज और रप्चर हो गई हैं, तो बोथ साइड्स ऑफ, क्योंकि जो आर्टरीज होती हैं दोनों साइड से अलग अलग आती हैं। इस आपको पता है दो कैरोटिड आर्टरीज होती हैं, उनसे दो ऑप्थेल्मिक आर्टरीज निकलती हैं दोनों साइड से, साइनस होते हैं, चार चार साइनस दोनों साइड होते हैं। तो दोनों आर्टरीज अगर एक साथ रप्चर हो रही हैं तो उसकी वजह से दोनों नोस्ट्रिल से ब्लड भी आ सकता है। तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी, ए नोज ब्लीड ऑल्सो नोन एज एपिस्टेक्सिस इज ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज एंड ब्लड कैन ऑल्सो फ्लो डाउन इनटू द स्टमक एंड कॉज एंड नोजिया एंड वोमिटिंग। डायग्राम में आपको मैंने समझा दिया। अब इसके टाइप्स की बात करें तो टाइप्स दो तरह के हो सकते हैं, एंटीरियर नोज ब्लीड एंड पोस्टीरियर नोज ब्लीड। जो एंटीरियर होता है वो मोस्ट कॉमन होता है, और जो पोस्टीरियर होता है बहुत लेस कॉमन होता है बट बहुत सीरियस होता है। अब जो एंटीरियर होता है वो काइसेलबैक जो प्लेक्सस है इसके रप्चर होने की वजह से होता है, और जो पोस्टीरियर होता है वो स्पिनोपैलेटाइन आर्टरी के रप्चर हो जाने की वजह से होता है। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर दो तरह के एपिस्टेक्सिस हो सकते हैं, नोज ब्लीड हो सकते हैं। एंटीरियर इस पॉइंट से और पोस्टीरियर इस पॉइंट से होता है। एंटीरियर मोस्ट कॉमन होता है, जबकि जो पोस्टीरियर होता है वो लेस कॉमन होता है। अब एंटीरियर और पोस्टीरियर को डायग्राम में और अच्छे से समझ लो। ये देखो, ये काइसेलबैक प्लेक्सस है, यहाँ से अगर हो रहा है तो एंटीरियर, लिटिल एरिया भी बोला जाता है इसको, इसका एक दूसरा नाम लिटिल एरिया भी कहा जाता है। और पीछे की साइड अगर ये स्पिनोपैलेटाइन आर्टरी है, अगर ये रप्चर हो रही है तो इसकी वजह से जीआई ट्रैक्ट में यहाँ से जो ब्लड होगा वो थ्रू द नोज बाहर निकल जाएगा और कोई साइड इफ़ेक्ट्स कोज नहीं करेगा। लेकिन अगर ये ब्लड जीआई ट्रैक्ट में चला गया, स्टमक में चला गया, तो वहाँ पे नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया जैसी कंडीशंस अराइज कर सकता है। तो दो तरह का एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। इसके बाद बात करें एटियोलॉजिकल फैक्टर्स की। तो एटियोलॉजिकल फैक्टर्स में ट्रॉमा फ्रॉम द नोज पिकिंग। ट्रॉमा, आपने नाक में उंगली डाल के या कुछ भी और कोई पेन या कोई भी ऐसा शार्प ऑब्जेक्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट डाला और उसकी वजह से नोज पिक हो गया या नोज रप्चर हो गई वो आर्टरीज, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। या कोई ब्लंट ट्रॉमा, जैसे एक्सीडेंट हुआ हो तो उसकी वजह से, या किसी से आपका नाक टकरा गया हो, आपस में कोलिजन हो गया हो, तो उस कंडीशन में, यानी टक्कर हो गई हो किसी से, तो उस कंडीशन में भी ऐसा हो सकता है। इंसर्शन ऑफ फॉरेन ऑब्जेक्ट, कोई अंदर कोई ऑब्जेक्ट घुस गया हो, जैसे बच्चे नाक से खेलते किसी चीज़ को लगा ले, फिर उसको दबा दें ज़ोर से, तो उसकी वजह से भी रप्चर हो सकता है। इसके बाद रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये जो रीज़न है ये अपन मानते हैं कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है, गर्मी ज़्यादा हो जाती है जब, तो अपन गांव में या जनरली जो बात की जाती है वो यही कहा जाता है कि शरीर में गर्मी ज़्यादा हो गई थी, उसकी वजह से हो गया। तो वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी समटाइम्स इट इफेक्ट द आर्टरीज दैट कॉज इरिटेशन इन द आर्टरीज, और उस इरिटेशन की वजह से कभी कभी रप्चर हो जाती है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, क्रोनिक साइनोसाइटिस, राइनाइटिस या एनवायरमेंटल इरिटेंट्स अगर उनके कॉन्टैक्ट में जा रहे हैं,
आर्टरीज़ का इन्फ्लामेशन हो जाता है और उस कंडीशन से आर्टरी रप्चर हो जाती है। इसके अलावा ब्लड थिनर्स, आप ब्लड थिनर्स यूज कर रहे हो, ब्लड बहुत थिन है और उस कंडीशन में अगर थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम आई आर्टरी में तो वो एपिस्टेक्सिस में कन्वर्ट हो जाएगी। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हो सकता है, अगर किसी पर्सन का प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो ये आर्टरीज़ बहुत थिन होती हैं, और अगर इनके साथ कोई और दूसरा रीज़न अगर थोड़ा सा भी ऐड हो गया, जैसे किसी इन्फेक्शन की या आपने नोज़ पिकिंग कर लिया, तो उस कंडीशन में आपको इजीली नोज़ ब्लीड हो जाएगा। इसके अलावा अल्कोहलिज्म, सीजनल एलर्जीज़, इसे भी एक रीज़न हो सकता है। ड्राई वेदर, जैसे मैंने बताया कि ड्राई वेदर, जब ड्राई एयर आपके आर्टरीज़ के कांटेक्ट में आती है तो वो भी ये कोज या एपिस्टेक्सिस कोज कर सकती है। इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो कुछ रीजन्स ऐसे हैं जिनमें मोस्ट कॉमनली जो होते हैं वो ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस की वजह से, मोस्ट कॉमनली इन रीजन्स की वजह से होता है। अपने को पता नहीं होता है कि क्या रीज़न है, पर कहीं ना कहीं बॉडी में कोई ना कोई इटियोलॉजी या कोई ना कोई पैथोलॉजी चल रही होती है जिसकी वजह से ऐसा होता है। इसके बाद अपन बात करें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की, तो सबसे पहले नोज ब्लीड, वीकनेस हो सकती है ब्लीडिंग होने की वजह से, फेंटिंग, ब्लीडिंग होगी, ब्लड सप्लाई, कैरोटिड आर्टरी का ब्लड बाहर निकल, कैरोटिड आर्टरी अफेक्टेड होगी, अगर यहाँ से ब्लड निकलने लग जाएगा तो कैरोटिड आर्टरी की सप्लाई भी इंटरप्ट हो सकती है क्योंकि ब्लड का फ्लो इधर होने लग जाता है। तो पहले तो क्या था, ये फिक्स ट्यूब्स थी, ट्यूब्स के थ्रू चलते जा रहा था। अब क्या हुआ, मान लो यहाँ से आ रहा था, यहाँ से जा रहा था तो प्रेशर कम मेंटेन्ड था, लेकिन अगर कोई रप्चर हो गया तो प्रेशर वेरिएंस आ जाता है और सप्लाई डिस्टर्ब हो सकती है, तो ब्रेन को सप्लाई कम हो जाएगी, तो इसकी वजह से फेंटिंग हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है, ट्रबल इन ब्रीदिंग, अब नाक से ब्लड आ रहा है तो आप सांस नहीं ले सकते। और आपको कोशिश करनी है जब भी आप एपिस्टेक्सिस, आपके सामने कोई पेशेंट हो तो उसको नोज ब्लीड नहीं, उसको बोलो आप जो ब्रीदिंग है वो माउथ से करे, माउथ ब्रीदिंग करे, क्योंकि नाक से करेंगे तो एस्पायरेट होने के चांसेज हो सकते हैं, तो ट्रबल आएगी। और अपने को अवॉइड भी करना है ये चीज़। हेडेक हो सकता है और नोजिया एंड वोमिटिंग, अगर स्टमक में ब्लड चला गया तो नोजिया एंड वोमिटिंग की कंडीशन भी हो सकती है। इसके बाद बात करें डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशंस, तो डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन में जो भी ब्लड फैक्टर्स हैं या सीबीसी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी, कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसके अंदर अपन ESR, हीमोग्लोबिन, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ब्लीडिंग टाइम, क्लोटिंग टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो, ये सब चीज़ें अपन देखेंगे। कहीं कोई क्लोटिंग फैक्टर्स का इफ़ेक्ट तो नहीं है, क्योंकि कई पेशेंट्स हीमोफिलिक पेशेंट्स होते हैं तो उनमें ब्लीडिंग नहीं रुकती है, तो अगर उनमें ये हो रहा है तो अपने को एक्स्ट्रा कॉन्शियस रहना पड़ता है। तो कंप्लीट ब्लड काउंट के साथ साथ ये सारे फैक्टर्स अपन असेस करेंगे। इसके अलावा ब्लड ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग, ताकि अगर ज़्यादा एपिस्टेक्सिस में ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाता है तो अपने को ब्लड की ज़रूरत पड़े, RFT करके देख सकते हैं। ब्लड शुगर, नेजल एंडोस्कोपी से अपन विजुलाइज कर सकते हैं कौन सी आर्टरीज, कौन सा एरिया है जो अफेक्ट हो रहा है। CT स्कैन, MRI एंड एंजियोग्राफी, जो एंजियोग्राफी होता है वो जो आर्टरीज या वेसल्स को विजुअलाइज करने के लिए अपन यूज़ करते हैं। तो ये कॉमनली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, ब्लड का काउंट और नेजल एंडोस्कोपी, इनसे अपने को पता चल जाता है और अपन उस चीज़ का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके बाद बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है सबसे पहले उस ब्लीडिंग को रोकना, ब्लीडिंग को रोकना हो। तो ब्लीडिंग रोकने के लिए कुछ प्रोसीजर होता है कि आपको वो प्रोसीजर फॉलो करना है। तो उसमें क्या होगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें कि आपको एक तो जो एस्पायरेट नहीं होने देना है, जो ब्लड है उसको एस्पायरेट होने से बचाना है, वो स्टमक तक ना जाए इससे भी बचाना है। तो ये चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, प्रोसीजर है उसको फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या, रिलैक्स, आपके सामने पेशेंट है या आप खुद अगर पेशेंट है तो सबसे पहले आप पेशेंट को रिलैक्स करें। सिट अपराइट एंड लीन योर बॉडी एंड योर हेड स्लाइटली फॉरवर्ड, मतलब आपकी बॉडी को और आपके हेड को थोड़ा सा आगे की तरफ झुकाना है। एंड जिससे क्या होगा, जो ब्लड है वो पीछे की तरफ ना जाके, स्टमक में ना जाके बाहर ही निकलता जाए, थ्रोट में ना जाए और GI ट्रैक्ट में ना आ जाए, जिससे एस्पिरेट होने की और वो डायरिया, वो नोजिया, वोमिटिंग जो स्टमक में ब्लड जाने की वजह से हो सकते हैं, उनको अपन
अवॉइड कर सकते हैं। इसके बाद ब्रीथ थ्रू योर माउथ। इसके बाद क्या करना है, उनको सजेस्ट करना है कि आप नाक से सांस ना लें, नाक से सांस ना लेके आप मुंह से सांस लें, ताकि आप जो ब्लड आ रहा है उसको पीछे की तरफ जाने से या एस्पायरेट होने से अवॉइड करवा सकें। इसके बाद यूज ए टिश्यू और डैम्प वॉश क्लॉथ टू कैच द ब्लड। ऐसा नहीं है कि आप ब्लड को बाहर फेंक रहे हैं, एक टिश्यू को यूज कर सकते हैं या कोई क्लॉथ यूज कर सकते हैं ताकि उस ब्लड को आप बाहर गिरने से रोक सकें। इसके बाद अपने को क्या करना है, यूज योर थंब एंड इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर जो फर्स्ट फिंगर होती है उसको बोला जाता है। तो थंब और इंडेक्स फिंगर है, इन दोनों को आपस में पिंच करना है आपके सॉफ्ट पार्ट ऑफ योर नोज। सॉफ्ट पार्ट सब अपने हाथ नाक पे टच करके देखो, ऊपर की तरफ कार्टिलेज है, ऊपर की तरफ जो कि बहुत हार्ड पार्ट है, और इसके जस्ट नीचे सॉफ्ट पार्ट। सब हाथ लगा के देखो, जो ये सॉफ्ट वाला पार्ट है यहाँ से अपने को फिंगर और इंडेक्स फिंगर, थंब और इंडेक्स फिंगर दोनों लगा के पिंच करना है, और ऊपर की तरफ प्रेशर डाल के हार्ड बोनी जो रिज है ना, इसके साथ आपको प्रेशर लगा लेना है ताकि ऊपर का ब्लड ऊपर ही रह जाए, बाहर ना निकल सके। और ये पिंचिंग कंटिन्यूसली एटलीस्ट 5 मिनट्स के लिए तो करनी ही करनी है। और अगर आपने छोड़ा और दोबारा से ब्लड आना शुरू हो गया तो आप फिर इसको कंटिन्यूसली 10 मिनट तक कंटिन्यू करें। कैसे करना है, दोनों इंडेक्स फिंगर और थंब को, जो सॉफ्ट पार्ट है, जो बिल्कुल बॉडी जो आपका कार्टिलेज है, इसके जस्ट नीचे दबा के ऊपर की तरफ प्रेशर डाल के रखना है। उस ब्रिज है, जो अपना ये जो बोनी पार्ट है, इसको एक ब्रिज की तरह काम में लेना है और यहाँ से पिंच करके प्रेशर लगा के रखना है। इसके अलावा अगर आपके पास आइस अवेलेबल है तो आप आइस पैक भी यूज कर सकते हैं आपके कंफर्ट के लिए, अगर अवेलेबल है तो। ऐसा नहीं है कि कंपलसरी है ही, वरना पिंचिंग करके थोड़ा सा बॉडी लीन करके और किसी ब्रीथ थ्रू द माउथ, ये तीनों चीज़ें तो आपको फॉलो करनी ही करनी है। ध्यान रहे, जब भी नोज ब्लीड होता है आपको लेटना नहीं है, पीछे की तरफ झुकना नहीं है। क्या करना है, लीन फॉरवर्ड, थोड़ा सा हेड और बॉडी को थोड़ा सा आगे की तरफ फॉरवर्ड करके रखना है और पिंच करके रखना है सॉफ्ट पार्ट। ऐसा नहीं कि आपने कार्टिलेजियस जो पार्ट है, हार्ड पार्ट है, वहाँ से दबा के रख लिया, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपका जो सॉफ्ट पार्ट है वहाँ से आपको दबा के रखना है, और कम से कम 5 मिनट तक तो दबा के, कंटिन्यूसली 5 मिनट तक दबा के रखना। अगर उसके बाद भी नहीं रुक रही है तो अनदर 10 मिनट के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा आइस पैक यूज कर सकते हैं अगर अवेलेबल है तो। और इसके अलावा ओवर द काउंटर डिकंजेस्टेंट स्प्रेस जैसे ऑक्सीमेथाजोलाइन, एफ्रीन, ये यूज कर सकते हैं अगर अवेलेबल है तो। और एक बार जब ब्लीडिंग रुक जाए तो आपको डू नॉट बेंड ओवर, स्ट्रेन और लिफ्ट एनीथिंग हैवी। आपको खींचना, ऐसे स्ट्रेन नहीं करना है, कोई हैवी चीज़ नहीं उठानी है, और आपके नाक को बार बार रब नहीं करना है कुछ दिनों तक। ये चीज़ें अवॉइड करनी है ताकि इसकी वजह से वापस जो क्लॉट बन गया है, जो आर्टरीज ब्लॉक हो गई है या जो आर्टरी रप्चर हुई थी, वो जो क्लॉट से वापस ब्लॉक हो गई है, वो वापस ओपन ना हो जाए और वापस एपिस्टेक्सिस ना हो जाए। तो ये सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट है। इसके अलावा आपके पास अगर मेडिकेशन है तो ले सकते हैं, वरना एपिस्टेक्सिस जो नॉर्मल होता है, सीवियर की बात नहीं करें, जो नॉर्मल इंटीरियर एपिस्टेक्सिस है वो इससे ठीक हो सकता है। इसके बाद आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। इसके अलावा कुछ मेडिकल मैनेजमेंट में बात करें, कुछ मेडिकेशन जैसे वैसोकंस्ट्रक्टिव मेडिकेशन जो मैंने अभी बताई वो यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रेनएक्समिक एसिड जो आपके ब्लड क्लॉट को प्रमोट करता है वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो वैसे मेडिकल मैनेजमेंट का इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं है इसमें, या तो आपको पिंचिंग करने से उससे स्टॉप हो जाएगा, और उसके बाद आपको जो सर्जिकल मैनेजमेंट है जिसमें नेजल पैकिंग, कॉटराइजेशन, ये ही इन्हीं के थ्रू आप ठीक कर सकते हैं। इनकी वजह से केवल थोड़ी देर के लिए वो ठीक हो सकता है। तो इसके बाद सर्जिकल मैनेजमेंट ही इसका प्रॉपर मैनेजमेंट होता है, जिसके अंदर सबसे पहला है नेज़ल पैकिंग। नेज़ल पैकिंग में अपन क्या करते हैं, 2 तरह का होता है, तो एंटीरियर और पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस, तो दोनों तरह के लिए अलग अलग तरीका यूज किया जाता है। जैसे आप फोटो में देख पा रहे हैं, गोज लिया जाता है, जो गोज होता है अपना, उस गोज से अपन नाक में डाल के और उसकी लेयर्स बना देते हैं और बिल्कुल पैक कर देते हैं। नेज़ल पैकिंग मतलब नोज़ को बिल्कुल पैक कर देता है कि प्रेशर की वजह से आर्टरीज प्रेशराइज होके और बिल्कुल ब्लॉक हो जाती हैं और वहाँ पे ब्लड सप्लाई रुक जाती है, जिसकी वजह से ये ब्लड बाहर नहीं आता है। तो नेज़ल पैकिंग में, एंटीरियर नेज़ल पैकिंग में क्या करते हैं,
डायग्राम में देख के ये देखो, यहाँ से लेयर्स बनाते जाते हैं, लेयर्स बनाते जाते हैं, और इसको पूरे को जहाँ पे आर्टीरियल सप्लाई थी या जो वो पॉइंट था लिटिल्स पॉइंट, उस पॉइंट पे बिल्कुल गोज का एक बंडल सा लगा दिया, जिसकी वजह से पैकिंग हो गई है। और यहाँ पे अब ना तो आर्टरीज पे जो प्रेशर था वो रिलीज़ होगा, अगर प्रेशर रिलीज़ नहीं होगा तो उसकी वजह से आर्टरीज प्रेशराइज रहेंगी और ब्लीडिंग नहीं होगी। और पोस्टीरियर नेजल पैकिंग के लिए अलग तरीके से एक प्रोसीजर यूज किया जाता है, जिसमें एक कैथेटर को थ्रू द माउथ डालते हैं, थ्रू द नोज़ डालते हैं और माउथ से वापस बाहर निकालते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, नोज़ से डाल के और थ्रू द स्पेकुलम अपन ने बाहर लगा लिया, और फिर यहाँ से इसके बाहर एक गोज पीस बांध दिया। अब इसको वापस किधर से खींचना है, वापस नोज के थ्रू खींचना, और पीछे से ये जाके यहाँ पे जो ये एरिया है, ये आपको दिख रहा है, इस एरिया में जाके फंस जाएगा और यहाँ पे प्रेशर डालेगा, जिसकी वजह से जो ब्लीडिंग हो रही थी वो रुक जाएगी। क्योंकि आर्टरी पे प्रेशर पड़ेगा तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई भी स्टॉप हो जाएगी और वहाँ से ब्लड रिलीज़ होना बंद हो जाएगा। इसको कई जो पेशेंट होते हैं या कई जो डॉक्टर्स होते हैं, कई पेशेंट्स के अंदर एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों नेजल पैकिंग कर देते हैं। अगर पोस्टीरियर है और एंटीरियर है तो दोनों नेजल पैकिंग कर देते हैं। उसमें क्या करते हैं, जो ये है पैच है, इसके बाद जो ये बचा हुआ है ना, इस गोज को रोल करके और यहाँ पे वापस एंटीरियरली भी इसको पैक कर देते हैं। तो जो एंटीरियर नेजल पैकिंग है उसके अंदर गोज पीस को इकट्ठा करके और यहाँ पे डाल देते हैं, और इसको थ्रू द माउथ डाल के और पीछे से, क्योंकि पोस्टीरियरली है तो पोस्टीरियरली यहाँ फंसा देते हैं, एक प्रेशर क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लीडिंग नहीं होती है। इसके बाद सेकंड प्रोसीजर है कोट्राइजेशन। कोट्राइजेशन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है जिसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट यूज किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट्स के जैसे अपन वेल्डिंग बोलते हैं ना, वेल्डिंग, वैसा ही कुछ प्रोसीजर होता है। इसके अंदर ब्लड वेसल्स को जहाँ पे वो रप्चर हो रखी है वहाँ से बिल्कुल ऐसे मान लो जैसे सिल्वर नाइट्रेट लगा के अपन बंद कर दें किसी, जैसे कोई नल टूट गया हो या कोई ऐसी चीज़ जिसको वेल्ड करके अपन पैक कर देते हैं ना, वैसे ही इसमें क्या होता है कोट्राइजेशन में, इसमें वेल्ड करके पैक कर दिया जाता है उन आर्टरीज को थ्रू द सिल्वर नाइट्रेट्स। तो इसके अंदर ये जो आपको दिख रहे हैं ये सिल्वर नाइट्रेट के बीड्स हैं, इनकी हेल्प से अपन इलेक्ट्रिक कोट्राइजेशन करके इसको पैक कर देते हैं जहाँ पे रप्चर हुई थी ब्लड वेसल। तो इसको इलेक्ट्रिक कोट्राइजेशन के थ्रू अपन पैक कर देते हैं। इसके बाद बात करें अपन एपिस्टेक्सिस क्या होता है। एपिस्टेक्सिस या नोज ब्लीड जो कि क्यों होता है, कुछ इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो काइस बेल पॉइंट है, लिटिल्स एरिया है, वहाँ पे जो आर्टरीज का नेटवर्क होता है उस नेटवर्क पे एंटीरियरली ब्लीडिंग हो रही है और पीछे से जो स्पिनोपेलेटाइन आर्टरी है वो रप्चर हो रही है, तो उसकी वजह से जो ब्लीडिंग हो रही है उसको बोला जाता है पोस्टीरियर एंटीरियर लिटिल एरिया, और पीछे से जो स्पिनोपेलेटाइन आर्टरी थी, स्पिनोपेलेटाइन आर्टरी, वहाँ से रप्चर हो रहा है तो पोस्टीरियर, और ये एंटीरियर। कोजेज हाइपरटेंशन, ह्यूमिडिटी या नोज पिंचिंग की वजह से, किसी ट्रोमा की वजह से या कोई ड्रग्स के इफ़ेक्ट की वजह से ऐसा हो सकता है, जैसे ब्लड थिनर्स, एंटीकोएगुलेंट्स वो लेने की वजह से ऐसा हो सकता है। एंटीरियर और पोस्टीरियर दो तरह का होता है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। इसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सबसे इम्पोर्टेंट, नोज ब्लीड अगर नॉर्मल है तो, और ज़्यादा नोज ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है तो कन्फ्यूज़न, फेंटिंग और नोजिया, वोमिटिंग जैसे सिम्टम्स राइज हो सकते हैं। मैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में ब्लड काउंट्स या सीबीसी, इसके अलावा एंजियोग्राफी, नेज़ल एंडोस्कोपी, एमआरआई, सीटी स्कैन करके अपन पता लगा सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। और मैनेजमेंट में, मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहला प्रिवेंशन है, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले क्या करना है, लीन फॉरवर्ड, पिंच करना है, जिसके अंदर आपको आपका थंब और इंडेक्स फिंगर है उसके थ्रू आपका जो सॉफ्ट पार्ट है नोज का उसको दबा के रखना है, प्रेशराइज करके रखना है। और इसके अलावा जो मैनेजमेंट है उसके अंदर पहले नेजल पैकिंग जो सबसे मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है, और कोट्राइजेशन, ये कुछ सर्जिकल मैनेजमेंट्स हैं जिनके थ्रू अपन इसको ठीक कर सकते हैं। तो गाइस ये था आज का टॉपिक,
एपिस्टेक्सिस या नोज़ ब्लीड, जब नाक से खून आना चालू हो जाता है, जिसको अपन हिंदी भाषा में क्या बोला जाता है, नक्सीर। तो उसका टॉपिक था। समझ में आया हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर, और नहीं समझ में आया, कोई डाउट हो तो भी कमेंट करके आप डाउट पूछ सकते हैं, या मेरे नंबर दे दूंगा मैं, उन पे आप कॉल मैसेज करके आप ये कोई भी डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू गाइस।